हेलो बच्चों, वेलकम टू रेजांगला एजुकेशन। माय नेम इज़ नितेश और आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बच्चों हमारे पास फिजिक्स में भी आएगी और केमिस्ट्री में भी आएगी। फिजिक्स में हम इसमें आइडियल गैस के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास दो टाइप की गैसेस होंगी। जो हमारे पास गैसेस होंगी, गैसेस हमारे पास दो टाइप की होंगी। एक तो आइडियल गैस होगी और दूसरी हमारे पास होगी रियल गैस। इस रियल गैस के बारे में हम लोग केमिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ेंगे। जो हमारे पास ये रियल गैस है इसके बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम रियल गैस के बारे में नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके सिलेबस में फिजिक्स में आइडियल गैस के बारे में दे रखा है। अब ये आइडियल, ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ना, तो ये हमारे सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। वैसे तो रियल गैस आता है लेकिन ये आपके केमिस्ट्री में दे रखा है, तो ये आप केमिस्ट्री में पढ़ना। यहाँ पे हम क्या चीज़ पढ़ेंगे, रियल गैस के आइडियल गैस के बारे में। अब ये आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस वो होती है बच्चों, इसकी कंडीशन होती है, आइडियल गैस की एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है आइडियल गैस की? कंडीशन, इसकी कंडीशन होती है जब कोई गैस लो प्रेशर पे एंड हाई टेम्परेचर पे जब कोई गैस लो प्रेशर पे एंड हाई टेम्परेचर पे हो तो वो होगी हमारे पास आइडियल गैस। जब ये वाली कंडीशन, जब हाई प्रेशर आने लग जाए और लो टेम्परेचर आने लग जाएगा, ये कंडीशन होगी, तब हमारे पास वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है? रियल गैस में। या फिर ये कह सकते हैं कि एक हमारे पास रियल गैस होती है, क्योंकि आइडियल गैस तो एक आइडियल सिचुएशन है। हमारे पास जो होती है वो रियल गैस ही होती है। रियल गैस जो होगी वो किस पे होगी? हाई प्रेशर पे एंड लो टेम्परेचर पे। लेकिन जब धीरे धीरे हम उसका प्रेशर लो कर देते हैं और टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो वो कहाँ शिफ्ट हो जाती है? रियल गैस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आइडियल गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, हम ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थी ये किसके लिए दी गई थी? आइडियल गैस के लिए दी गई थी। जो हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थी ये किसके लिए दी गई थी? ओनली फॉर आइडियल गैस। ये आइडियल गैस के लिए दी गई थी। ये दी किसने थी? हमारे पास सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे, बर्नौलीज। आपने सुना होगा, बर्नौलीज थ्योरम के बारे में भी सुना होगा। उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे लेकिन वो उस टाइम पे माने नहीं गए थे। उसके बाद काफ़ी सारे साइंटिस्ट आए, क्लेसियस आए, काफ़ी सारे साइंटिस्ट आए। लास्ट में हमारे पास आए थे मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन, है ना। मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन, उनकी थ्योरी को माना गया था। तो इसको ये मान सकते हैं कि किसने बताया था? मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने। ये हमें किसने बताई थी? मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। इन्होंने बच्चों हमें एक स्टैटिस्टिकल ग्राफ भी दिया था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व जिसको बोलते हैं, वो भी दिया था। वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आज तो हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के सिर्फ पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। अब आता है हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के केटीजी के पोस्टुलेट्स क्या क्या था, इन्होंने क्या क्या बताया था। इनके बाद भी साइंटिस्ट आए थे, आइंस्टाइन आए थे, जिन्होंने भी कुछ बताया था इसके बारे में। थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम उसको, ब्राउनियन मोशन के बारे में बताया था उन्होंने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स क्या थे? पोस्टुलेट्स ऑफ
postulates of kinetic theory of gases. चलो स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पोस्टुलेट था जो हमारे पास गैस के पार्टिकल्स हैं। हमने क्या किया था, एक हमने कंटेनर लिया, ये मैंने एक कंटेनर ले लिया, ऐसे बना लेते हैं अच्छे से। ये मैंने ले लिया एक कंटेनर, ठीक है। ये हमने कंटेनर ले लिया, इसमें गैस भर दी हमने, इसमें गैस के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, मतलब हम इसमें किसके बारे में स्टडी करेंगे, इसमें क्या मिलेगा, गैस का मोशन कैसा है, गैस का मोशन में हम क्या अज्यूम करेंगे कि वो आइडियल गैस बनेगी, है ना, ये सब देखेंगे हम इसमें। तो ये हमारे पास एक गैस है, ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम V है, ये वॉल्यूम ले लिया, ये कंटेनर का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। और ये हमने ले ली एक गैस ले ली। गैस के जैसे हमारे पास ये एक रूम है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स है, वो इधर उधर भाग रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। और फिर वो एक दूसरे से तो कोलाइड कर ही रहे हैं, साथ में जो वॉल्स हैं कंटेनर की उससे भी कोलाइड करेंगे। तो इसके पोस्टुलेट्स में सबसे पहला पोस्टुलेट आता है, फर्स्ट पोस्टुलेट आएगा, हमने ये माना कि जो हमारे पास जो गैस है उसके पार्टिकल्स बहुत ही छोटे छोटे हैं, जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे हैं। तो एवरी गैस molecules every gas contains very large number of gas particles, गैस मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स। हमने ये माना कि गैस के पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे छोटे हैं और बहुत ही ज़्यादा है, गैस के पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे छोटे भी है और वो बहुत ज़्यादा है। एक गैस में एवरी गैस कंटेन्स वेरी लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे ये गैस है हमारे पास, इसमें बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स होंगे और जो ये गैस मॉलिक्यूल्स है ये बहुत ही छोटे छोटे हैं। एंड द साइज ऑफ द molecules is very small as compared to the volume of the container. हमने ये माना कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे हैं और इतने छोटे हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम है ना उससे तो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। मान लो ये हमारे पास एक रूम है, इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको मैं कंप्रेस करके यहाँ पे ले आऊँ, सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करके यहाँ पे ले आऊँ, तो वो सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल्स इतनी सी जगह में आ जाएंगे। और ये गैस का जो हमारे पास वॉल्यूम है ये बहुत बड़ा है, तो
जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो बहुत छोटे हैं एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के वॉल्यूम से वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, ठीक है। और एक हमने माना कि गैस में जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ही ज़्यादा है, गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट। नेक्स्ट आता है हमारे पास, यहाँ पे भी बना लेते हैं कंटेनर। ये बन गया हमारे पास एक कंटेनर, और इसमें ये बन गए हमारे पास, 1 सेकेंड रुको, ये बन गई हमारे पास एक कंटेनर। इसको फिर से बना देते हैं। ओके, और इसमें ये हो गए हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये हमने माना है कि हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत छोटे हैं और उनका वॉल्यूम एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वॉल्यूम के जो कंटेनर का वॉल्यूम है उससे बहुत ज़्यादा छोटे हैं। सेकंड पोस्टुलेट आता है, सेकंड हमने माना बच्चों जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो हमने मान लिया सारे के सारे आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। हमने उसका साइज कैसा माना है, स्फीयर माना है। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे है और कैसे है, आइडेंटिकल है और कैसे है, स्फीयर्स है ना, आइडेंटिकल स्फीयर्स हो गए। और हमने क्या माना कि सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो परफेक्टली इलास्टिक नेचर के हैं। वो कैसे हैं, परफेक्टली इलास्टिक नेचर के हैं। तो सेकंड पोस्टुलेट हमने माना द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर perfect identical elastic sphere। जो गैस के मॉलिक्यूल है वो परफेक्ट इलास्टिक स्फीयर, आइडेंटिकल है, सारे के सारे सेम है और हमने माना वो स्फीयर्स है। और एक हमने माना है वो परफेक्टली इलास्टिक नेचर के, उनका जो नेचर है वो परफेक्टली इलास्टिक है। मान लो ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये इससे कोलिजन किया और फिर से अपने उसी शेप में आ गया, ठीक है, ये परफेक्टली इलास्टिक नेचर के। थर्ड पोस्टुलेट आता है हमारे पास, जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से कोलिजन कर रहे हैं, है ना, गैस के मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से कोलिजन कर रहे हैं और जो हमारे पास वॉल है उससे भी कोलाइड कर रहे हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में भी कोलिजन कर रहे हैं और वॉल के साथ भी कोलिजन कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो मान लो ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल ये हो गया और एक मॉलिक्यूल ये हो गया, इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। हमने क्या माना हुआ है कि इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन मतलब फोर्स, इनके बीच में फोर्स, मान लो ये एक पार्टिकल है और एक ये पार्टिकल है, अगर हम फोर्स निकालते हैं, ये मेरे पास दो मास होते हैं, एक m1 है और एक m2 है, इनके बीच में जो फोर्स आता है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर r है वो आता है m1 m2 डिवाइडेड बाय
Gm1m2/r²। हमने ये माना है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, यहाँ पे ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन, कोई भी फोर्स नहीं है इन दोनों के बीच में। गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में हमने ये माना है कि कोई भी फोर्स नहीं है, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कुछ भी नहीं है, एक्सेप्ट कोलिजन, है ना। एक मॉलिक्यूल ये रहा और एक मॉलिक्यूल ये है, ये हमारे पास काफ़ी सारे मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट कोलिजन मतलब इन दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन ये वाला मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, ये मूव करता हुआ इससे कोलाइड करेगा, ये दोनों कोलाइड कर गए, फिर इसके बाद ये यहाँ से इसके पास पहुँचेगा तो इसके साथ कोलाइड करेगा, फिर कहीं और चला गया, इससे कोलिजन कर गया, तो इनके बीच में कोलिजन हो रहा है, इनके बीच में कोलिजन हो रहा है, बट इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं है। फिर से समझाती हूँ, दो हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, हमने ये माना है कि उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं है, ना उनके बीच में अट्रैक्शन है या रिपल्सन है। ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ना ये अट्रैक्ट कर रहे हैं या ना ये रिपेल कर रहे हैं, ये मतलब ऐसे ही रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो ये वाला मॉलिक्यूल जाके इससे टकराएगा, बस ये इंटरेक्शन होगा, मतलब इनके बीच में कोलिजन होगा और कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे क्या आया, देयर इज नो इंटरेक्शन, देयर इज नो इंटरेक्शन between the molecules of the gas except कोलिजन। इनके बीच में सिर्फ कोलिजन हो रहा है, इसके अलावा इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं है। इंटरेक्शन मतलब या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, कुछ भी नहीं है इनके बीच में, सिर्फ और सिर्फ ये कोलाइड कर रहे हैं। अब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं है, इनके बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, अगर कोई फोर्स नहीं है तो वर्क डन क्या होगा, जीरो, और वर्क डन जीरो है, इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो फोर्स की वजह से ही आती है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, जीरो। इसका क्या मतलब हो गया कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जीरो है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच में कुछ भी नहीं होगी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, Gm1m2/r, तो इनके बीच में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया पोटेंशियल एनर्जी। हमारे पास दो टाइप की पहले पोटेंशियल एनर्जी देख लो। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास यहाँ पे कैसे आएगी, इनके साथ जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास क्या होगी, एक इंटरनल एनर्जी होगी। इनके पास इंटरनल एनर्जी होगी और इंटरनल एनर्जी को हम U से डिनोट करेंगे, इंटरनल एनर्जी को U से डिनोट करेंगे। सभी पार्टिकल की कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, जैसे हमारे भी कुछ इंटरनल एनर्जी है, और जो ये इंटरनल एनर्जी होती है, ये जो इंटरनल एनर्जी होगी ये हमारे पास किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल प्लस पोटेंशियल, ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, ये इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आएगी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखना है तो डायरेक्ट लिख लो चाहे इसको। यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी आएगी वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इनकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आएगी, क्योंकि हमें पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास उनकी इंटरनल एनर्जी होगी, और वो इंटरनल एनर्जी उसकी कि वो कितने मूव कर रहे हैं और उनकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी।
जो काइनेटिक एनर्जी है वो बाद में हीट में कन्वर्ट होगी, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने समझा गैस के मॉलिक्यूल्स के पास इंटरनल एनर्जी होगी जो किसका सम होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, आगे भी बहुत ही ज़्यादा यूज होगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, उनके पास फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जीरो है, मतलब उनके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। जो भी उनके पास इंटरनल एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट हो गई होगी, काइनेटिक एनर्जी में। जो उनके पास इंटरनल एनर्जी होगी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ये आइडियल गैस की सिचुएशन है, रियल गैस में ऐसा नहीं होता है। हमें भी पता है गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स तो होगा ही, बट ये किस सिचुएशन हमने कहाँ मानी है, आइडियल गैस में। याद रखना ये चीज़, ये आइडियल गैस की सिचुएशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पोस्टुलेट आता है, नेक्स्ट आता है फोर्थ। पहले लिख देती हूँ फिर समझते हैं। द गैस मॉलिक्यूल्स are moving in random direction. गैस मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सो देयर वेलोसिटी, या फिर वेलोसिटी की जगह एवरेज वेलोसिटी, average velocity becomes 0। गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं ना, ये जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये इधर जा रहा है वो उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है ये ऐसे जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, ये क्या है, रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है, मान लो ये ऐसे जा रहा है, कभी ऐसे चला गया, देखो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ये इसी कोलिजन किया, फिर कोलिजन करके ये इधर चला गया, फिर ये ऐसे चला गया, तो ये रैंडमली मूव करे, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, इनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है ना। ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड की बात नहीं कर रही, स्पीड जीरो नहीं होगी, इनकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, कोई उधर जा रहा है, सारी की सारी वेलोसिटी होगी, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इधर जा रहा है कोई मॉलिक्यूल, इधर जा रहा है कोई मॉलिक्यूल, इधर जा रहा है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी उसकी, जीरो। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए मैं वेक्टर लगा रही हूँ, वेक्टर का साइन आ रहा है, देखो एवरेज, वन सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए वेक्टर साइन लगा रही हूँ, ये क्या होगी, जीरो। इनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि रैंडम डायरेक्शन में मूव करे, कोई इधर जा रहा है कोई इधर कोई उधर कोई उधर ऐसे जा रहे हैं, तो इनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गई। नेक्स्ट पोस्टुलेट आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्थ, फिफ्थ आता है द कोलिजन या फिर कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स is perfectly elastic। जो कोलिजन होगा बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन होगा वो क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक नेचर का होगा। परफेक्टली इलास्टिक ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कोलिजन के टाइम पे। जब कोई कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है उसमें ना तो कोई मोमेंटम में चेंज आता है और ना ही उसकी एनर्जी में चेंज आता है, ना ही उसकी, यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर किसी यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज परफेक्टली इलास्टिक, मतलब उनके ना तो मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और उसकी एनर्जी भी कंजर्व रहेगी।
उन यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं होगा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, नो लॉस इन एनर्जी। नो लॉस इन एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम में और एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं होगा। ये आ गया हमारे पास फिफ्थ पोस्टुलेट। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ आता है। यहाँ पे देखो बच्चों, जो मॉलिक्यूल्स है, मान लो मैंने ये एक मॉलिक्यूल ले लिया, एक यहाँ पे है, कलर ले लेते हैं, ये मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, एक ये ऐसे मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल यहाँ से कोलिजन करेगा इससे, यहाँ पे इससे कोलाइड किया, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे था, थोड़े से बड़े बना देती हूँ मैं इनको, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स, ये इससे कोलाइड किया, फिर उसके बाद ये इधर चला गया, फिर इससे कोलिजन करेगा, फिर इधर चला गया, इससे कोलिजन करेगा, फिर मान लो यहाँ चला गया, इससे कोलिजन करेगा, यहाँ से मान लो यहाँ चला गया, फिर इससे कोलिजन करेगा, फिर इससे कर दिया, फिर इससे कर दिया, फिर इससे कर दिया, ये ऐसे कोलाइड करता रहेगा, है ना, ये ऐसे कोलाइड करता रहेगा। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट का क्या कहता है कि एक जो ये मेरे पास मॉलिक्यूल है, ये इससे कोलाइड किया, है ना, ये मेरे पास ये मॉलिक्यूल है और ये इससे कोलिजन करेगा, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच के जो डिस्टेंस होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है। या फिर ये बोल सकते हैं, जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करेगा तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करेगा, वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। जैसे यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल था, यहाँ पे था, ये इससे कोलिजन किया तो ये कैसे गया, स्ट्रेट लाइन में गया। ये इससे यहाँ से यहाँ पे कोलिजन किया तो ये स्ट्रेट लाइन में गया। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो मोशन होता है वो कैसा मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। सक्सेसिव मतलब लगातार, यहाँ से यहाँ पे कोलिजन किया तो ये ऐसे कोलिजन हो गया तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, फिर यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, फिर ये इससे कोलिजन करेगा तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। और ये जिग जैग मूव करता है, यहाँ से यहाँ पे गया, ऐसे कोलिजन कर गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे कोलिजन करता रहता है। जैसे आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी भूल भुलैया, है ना, जो उसमें बाबू भैया होते हैं, उनके जब स्पेक्स उतार लिए जाते हैं, दूसरे स्पेक्स लगा देते हैं उनको, जो गोगल्स लगा देते हैं, तब वो ऐसे सीधे सीधे मूव करता रहता है, जिससे टकराया, आगे किसी से टकराया, फिर उससे टकरा के इधर चला जाता है ना, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहता है। उसी टाइप से यहाँ पे भी ऐसे ही कोलिजन होंगे। क्या होगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे से टकराएगा, कैसा मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। उससे टकराने के बाद वो फिर समझ लो ये अंधे है ना, ये यहाँ से टकराने के बाद इनको दिखाई नहीं दे रहा, ये समझ लो कि इससे टकराने के बाद ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, ये ऐसे, जैसे बाबू भैया को दिखाई नहीं दे रहा था ऐसे इनको भी दिखाई नहीं दे रहा, तो ये ऐसे टकरा के रैंडमली मोशन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट आता है, नेक्स्ट पोस्टुलेट आता है द मॉलिक्यूल्स, द गैस मॉलिक्यूल्स, the gas molecules are moving in straight line between two successive collision। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में कैसे मूव करेगी, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, ठीक है। और दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ से यहाँ पे कोलिजन किया तो इसको बोलेंगे हम रिलैक्सेशन टाइम। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट आता है हमारे पास, इसी में ही आ जाएगा वैसे तो ये, द टाइम बिटवीन, नेक्स्ट बना लेते हैं, कितने हो गए हमारे पास, 6 हो गए, 7th आता है द टाइम बिटवीन
2 successive collision is called relaxation time. और इस रिलैक्सेशन टाइम को हम किससे डिनोट करेंगे? टाउ से। इसको हम टाउ से डिनोट करेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट। अब एक पोस्टुलेट बचता है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं और वो वॉल के ऊपर भी प्रेशर लगा रहे हैं। जितना प्रेशर वो वॉल के ऊपर लगा रहे हैं उतना ही वॉल मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर लगा रहा है ना। तो ये किसको फॉलो करते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को भी फॉलो करते हैं। एक मॉलिक्यूल दूसरे के ऊपर जितना प्रेशर लगा रहा है उतना ही दूसरा मॉलिक्यूल फर्स्ट के ऊपर लगाएगा। तो न्यूटन का थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन पेयर, तो ये उसको भी फॉलो करता है। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट आता है हमारे पास 8th। It follows Newton's law of motion. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को भी फॉलो करते हैं। तो ये हो गई हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें हमारे पास एक मेन फ्री पाथ भी आता है लेकिन वो हम आगे ही पढ़ेंगे। ये बस इतने ही पोस्टुलेट याद कर लो आप, इतने ही पोस्टुलेट समझ लो, समझ गए तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थे हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स। और ये याद रखना, ये जो पोस्टुलेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए है, रियल गैस के लिए नहीं है। रियल गैस में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होगा वो जीरो नहीं होगा। रियल गैस में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इंटरैक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो ये आ गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम गैस लॉ के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हम क्या गैस लॉ देखेंगे कि गैस लॉ क्या होते हैं। उसके बाद हम डिराइव करेंगे अपनी आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो चलो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।